हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर और मैं बेटा आप लोगों को AKTU फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है PPS, दैट इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना है कि सब्जेक्ट इसका जो सब्जेक्ट का सिलेबस इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जो पहली यूनिट है, यूनिट 1 में थ्योरेटिकल कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब आप फर्दर हम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई करें तो हमें हर चीज क्रिस्टल क्लियर कंप्यूटर के टर्म्स में समझ में आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको 5 जितनी भी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, सारी पांचों यूनिट्स में कवर करूंगी और कंप्लीटली AKTU बेस्ड आपका जो कंटेंट रहेगा वो पूरा AKTU के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है बेटा, तो अच्छा, आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा लेक्चर बाय लेक्चर, हर लेक्चर के PDF नोट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन सबके सॉल्यूशंस, एवरीथिंग वीडियो, ऑल द वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू यू पीपल। ओके, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं, मैं यूनिट 1 का ये लेक्चर 1 है। यूनिट 1 में जो हाफ पोर्शन है यूनिट 1 का वो थ्योरेटिकल है, जिसमें कि हम कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ेंगे। मतलब कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से वो कंपोनेंट काम करते हैं, और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, किस तरह से कंप्यूटर के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इन सारी बातों की जानकारी सबसे पहले लेंगे हम, उसके बाद और साथ साथ हम AKTU में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी, ताकि आप लोग ध्यान से उस चीज को देखते चलें। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिजिटल कंप्यूटर, और ये टॉपिक AKTU के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मानिए कि शायद ही लास्ट 10 इयर्स में कोई ऐसा पेपर आया होगा जिस पर डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन ना हो, और अच्छा 7 मार्क्स का क्वेश्चन डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर आता है। तो दिस टॉपिक इज ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। इजी टॉपिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको एक बार में सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और फिर उसके बाद एक एक करके हम फर्दर जो कंसेप्ट्स हैं उसमें प्रोसीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझने से पहले हम कंप्यूटर को समझते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकती। हम इन जनरल हम कहें हमारे पास मोबाइल है, कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो किसी एक यूजर, पर्टिकुलर यूजर इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड काम करती है, फिलहाल हम उसे कंप्यूटर मानते हैं, है ना। तो वो क्या है, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर कुछ मशीन, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ सर्किटरीज हैं जो उन इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके प्रोसेस करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, और जिस ऑर्डर में आपने इंस्ट्रक्शन दी उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो सारे काम कंप्लीट करती हैं। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है या कोई डेटा प्रोड्यूस होता है, तो उस डेटा को हम चाहें तो एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, उस मेमोरी में हम उसे स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हम कोई इनपुट दे रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट फिर आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से आप कंप्यूटर से ले भी सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करती है, उस इनपुट को अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। अगर किसी डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको स्टोर भी करती है, टेम्परेरीली भी स्टोर कर सकती है, परमानेंटली भी स्टोर कर सकती है। राइट, डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस एंड द डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। हम क्या चाहते हैं, कौन सा डेटा हम टेम्परेरीली स्टोर करना चाहते हैं उसे हम टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास दोनों चीजों के लिए फैसिलिटीज होती हैं। फाइन, और उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट में प्रोड्यूस करनी है, यूजर को देनी है, तो फिर कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनके हेल्प से हम आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हुई कि कंप्यूटर इज बेसिकली
an electronic machine which accepts input from the user, process it according to the given instruction, store the intermediate results temporarily or permanently if it wants to store any information permanently, and then produces the output to the end user. Okay, तो अब हम, ये तो हुई जनरल कंप्यूटर की बात, अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली क्या है, जितने भी डेस्कटॉप सिस्टम लैपटॉप्स हम यूज करते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, अब ये हम जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या मतलब है, वो कंप्यूटर जो सारे काम 0 और 1 की लैंग्वेज में करता है उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। आप चाहे उस कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दें, लेकिन आपको कोई ना कोई मीडियम ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1. So all the computers that work upon that particular binary language are called as digital computers. Okay, so all the computers that we use nowadays are digital computers. Examples are your desktop systems, your laptops, all these are digital computers. Okay, तो चलिए डिजिटल कंप्यूटर को समझने से पहले एग्जाम में किस हिसाब से आता है, अब देखिए हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लेंगे ही लेंगे, साथ साथ अब हम ये भी एक साथ इस तरफ उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि एग्जाम में डिजिटल कंप्यूटर के बारे में किस तरह से लिखना है आपको और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, देखिए लिखा भी है कि ACAT UK 2017, 18, 19, 20, अब ये लास्ट 5 इयर्स का लिखा है, तो उसमें भी हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं कि आप डिजिटल कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, तो डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है सबसे पहले जो आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा कि आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर जिनका यूज करके कंप्यूटर अपना पूरा वर्क प्रोसेस करता है, पूरा काम कैरी आउट करता है, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स की एक एक फीचर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो लाइन बाय लाइन एक एक कंपोनेंट को हम लेके चलेंगे और उसके बारे में फर्दर एनालाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा, अब हम पूरा का पूरा फोकस अपना इस ब्लॉक डायग्राम पे रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। कंप्यूटर को हम ये कहेंगे कंप्यूटर को कुछ नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो कंप्यूटर को काम क्या करना है, बस उसके पास एक ऐसी यूनिट है, ऐसी एक डिवाइस है जो बहुत फास्ट किसी भी चीज को प्रोसेस करके फास्ट कंप्यूटेशंस कर देती है, लेकिन वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकती, है ना। सबसे पहले हमें अगर कुछ काम कराना है तो हमें कंप्यूटर को पहले इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। तो अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहली यूनिट है जिसे हमने कहा इनपुट यूनिट, ये यूनिट वो यूनिट है जिसके अंदर सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन सी, जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। भाई आप लोग अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर सकते हैं, आपके पास माउस है, माउस से आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। स्कैनर होता है, स्कैनर में क्या होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट से आप उस डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करें तो उसकी जो हार्ड कॉपी होती है, पेपर पर जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। और स्कैनर एक डिवाइस है जो उस हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसे कंप्यूटर के अंदर उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, तो वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करती हैं, यूजर जिनकी हेल्प से कंप्यूटर को कोई इनपुट इंफॉर्मेशन दे सकता है, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, है ना। और वो सारी की सारी डिवाइसेस किस यूनिट के अंदर आती हैं, इनपुट यूनिट के अंदर। तो पहली यूनिट कौन सी हुई बेटा हमारी, इनपुट यूनिट। कौन सी है इनपुट यूनिट, वो यूनिट जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो बताइए इनपुट यूनिट में क्या क्या चीजें आ गई आपकी। पहला कि सबसे इजी और वेल नोन क्या है, कीबोर्ड। इनपुट यूनिट में पहली डिवाइस है आपकी कीबोर्ड। दूसरी बताइए, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल हम लेके चलेंगे, माउस। और तीसरी क्या हो सकती है, स्कैनर, ठीक है ना। और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, हमें तो सिंपल 2-3 एग्जांपल रखने हैं, एग्जाम में आएगा तो वो 2-3 एग्जांपल हम लिख देंगे, राइट।
क्या हुआ, इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट क्या है, वो यूनिट जिसमें इनपुट डिवाइसेस रहती हैं, जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी काम करेगा तो उसे यूजर से इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है, बिना इंस्ट्रक्शन के वो कोई काम नहीं कर सकता। चलिए, तो इनपुट यूनिट क्या हुई, जिसकी हेल्प से जो एंड यूजर है वो डेटा को, डेटा किसे कहते हैं हम, जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है ना, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एज डेटा। तो जब डेटा को हम एंटर करते हैं कीबोर्ड से, माउस से हम क्लिक करते हैं, कंप्यूटर को जितनी भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर को हम दे देते हैं। अब ये जो इनपुट डिवाइस है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड नजर आ रही है, देखिए किससे कनेक्टेड नजर आ रही है, क्या है ये, दिस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कह रहे हैं सीपीयू। दिस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज सीपीयू। ये जो ब्लॉक है इसको हम कहते हैं सीपीयू। अब ये हम जानते हैं सीपीयू, आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है सीपीयू। जब आपका डेस्कटॉप सिस्टम होता है, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि जो डेस्कटॉप के पास इतना बड़ा बॉक्स रखा है वो सीपीयू है। बेटे वो सीपीयू नहीं है, वो कैबिनेट है। उस कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड है जिस पर एक छोटी सी चिप है, जो सीपीयू की चिप होती है, जो काम करती है, ठीक है। तो ये वो पूरी, एक्चुअली ये वो पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितना भी एग्जीक्यूशन होता है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है ना। तो आप अगर आप कहें कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मेन जो कंप्यूटर को काम कराना है, कैसे कराना है, कहां से डेटा लेगा, ये डेटा लेगा, सारे डेटा की सारी कैलकुलेशंस करेगा, पूरे सीपीयू के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग मैनेज की जाती है। तो ओवरऑल जैसे हम ये कह दें कि एक पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप का जो एक मेन बंदा है जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, मेन काम को एग्जीक्यूट करने का काम वही करता है, और बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब उसकी हेल्प के लिए बनी हुई हैं, है ना। तो वो जो मेजर कंपोनेंट है, जो सारी फंक्शनैलिटी कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्रोसेसर। तो हमारा जो एकमात्र कंप्यूटर में जो एक जिसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो क्या रहती है कि हम अपने प्रोसेसर को सफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई स्पीड इसकी होती है, सबसे ज्यादा केपेबल यही होता है काम करने के लिए, ठीक है। तो सीपीयू बेसिकली क्या हुआ, सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर में मेन जितनी भी प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन का काम होता है, जैसे एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब क्या है, अब ये समझिए। सपोज मैंने कहा कि मुझे 2 और 3 दो नंबर्स को ऐड करना है, 2 और 3 दो नंबर्स को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, इनपुट डिवाइस की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से हम 2 और 3 को टाइप करेंगे, है ना, 2 और 3 को इनपुट देंगे। तो इनका जो एडिशन का काम है, हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ग्रेजुअली बताऊंगी क्या मतलब है। फिलहाल आप ये समझिए कि हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देंगे और उस इंस्ट्रक्शन में जो लिखा होगा उसका मतलब होगा कि 2 और 3 को दो नंबर को आपको ऐड करके देना है। तो इनपुट डिवाइस की हेल्प से ये जो दो नंबर्स हैं ये आपने कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अब ये जो एडिशन का काम है, ये काम कौन करेगा, जो मेन यूनिट है कंप्यूटर की, जो पूरी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन है, प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जो एडिशन का काम करेगा, इसका रिजल्ट जनरेट करने का काम करेगा, वो कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा। अब इस रिजल्ट को कुछ टाइम के लिए मेमोरी में स्टोर करके भी तो रखेगा, तो वो जब स्टोर करके रखेगा तो उसके लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए कंप्यूटर की ये जो होती है, ये होती है स्टोरेज यूनिट। अभी हम सिर्फ ब्रॉडर ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर के क्या कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि इनपुट आपने दिया, उस इनपुट में जितनी भी अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैरी आउट करती है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी काम कर रही है, उसे डेटा को स्टोर करने के लिए अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, भाई अगर कोई मुझे कोई काम करने के लिए दे, मैं बहुत एफिशिएंट हूं, है ना, लेकिन मुझे मान लीजिए किसी ने मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, तो वो क्वेश्चन मुझे कहीं लिख के तो रखना पड़ेगा ना। तो इसी तरह प्रोसेसर को भी किसी मेमोरी की जरूरत पड़ती है कि जैसे प्रोसेसर कोई काम कर रहा है तो उसे कहीं स्टोर करके रख ले, है? तो वो मेमोरी कहाँ है, वो स्टोरेज यूनिट है, ये स्टोरेज यूनिट है। अब इस स्टोरेज यूनिट में जैसे हमने कहा था अभी पहले कि हम इसको टेम्परेरीली भी मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसको हम अभी एक एक करके देखेंगे कि कब हम टेम्परेरीली स्टोर करेंगे, कब हम
परमानेंटली स्टोर करेंगे। फिलहाल हमें ये समझ में आ गया कि इनपुट यूनिट की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस को देंगे, वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर लेगा और उनपे जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म किए जाएंगे। जो रिजल्ट्स होंगे या जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे, मतलब कैलकुलेशन के बीच में भी तो कुछ रिजल्ट्स आते हैं। आप जैसे मैथमेटिक्स करते हैं तो मैथ्स में अगर आप कोई सम को सॉल्व कर रहे हैं तो उस सम को सॉल्व करने में बहुत सारी वैल्यूज इन बिटवीन बहुत सारी वैल्यूज जनरेट होती हैं, है ना, उनको हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कहते हैं। जैसे यहां पर मैं लूं कि अगर मैं 3 नंबर्स को ऐड करने लगूं तो इन 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या होगा, पहले 2 नंबर ऐड होंगे, 3 + 2 5 होगा और फिर वो 5 कहीं किसी में, भाई कंप्यूटर कोई ह्यूमन तो है नहीं, कंप्यूटर को भी तो कोई मेमोरी चाहिए। अगर आप मुझे कहें एज अ ह्यूमन, अगर आप मुझे कहें कि आप 2 3 5 3 नंबर को ऐड करके बताइए, तो सबसे पहले तो मुझे 2 3 5 याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद 2 + 3 क्या आया, 5 आया। ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है ये मुझे याद रखना पड़ेगा और फिर उस 5 में 5 ऐड करके मैं आपको आंसर बताऊंगी कि आंसर जो है वो 10 है। अब अगर हमें यही काम कंप्यूटर से कराना है तो बेटा जिस लेवल पर मुझे याद रखना पड़ा उन लेवल पर प्रोसेसर जो है जब वो एग्जीक्यूशन करेगा तो एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में उतने स्टेप पर उसको भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कब कौन सी मेमोरी यूज करेगा इसके बारे में हम स्टोरेज यूनिट जब पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। अब जब प्रोसेसर ने सारा काम कर लिया, अगर उसे कोई काम करने के लिए किसी डेटा की जरूरत पड़ी तो वो मेमोरी से ले लेता है ना, या उसने कोई डेटा प्रोड्यूस किया तो वो उसे मेमोरी में राइट कर देता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेमोरी से अगर कोई डेटा प्रोसेसर लेता है तो उसे कहते हैं रीड ऑपरेशन, है ना। और अगर प्रोसेसर कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसे मेमोरी में लिख देता है तो उसे कहते हैं राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी में रीड और राइट दोनों कर सकता है। इसी वजह से देखिए यहाँ जो ये जो एरो है ना, ये बाई डायरेक्शनल एरे है, मतलब अगर इसको राइट करना है तो ये राइट भी कर सकता है और अगर इसे मेमोरी से कुछ लेके आना है एग्जीक्यूशन के लिए या कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन लेके आनी है तो उसके लिए ये प्रोसेसर रीड भी कर सकता है मेमोरी से, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या समझना है कि ये हो गई हमारी इनपुट यूनिट जिसकी हेल्प से हमने इंस्ट्रक्शंस ली। वो सारी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास गई, प्रोसेसर ने उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। कुछ डेटा जो आया जिसको सेव होने की रिक्वायरमेंट थी उसको सेव किया, स्टोर किया, राइट किया। कुछ इंटरमीडिएट चीजें जो पहले जो बीच बीच में वो कैलकुलेट कर रहा है उनको वो बार बार राइट भी कर रहा है और रीड भी कर रहा है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है पहले से हो और प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट हो तो उन चीजों को भी वो मेमोरी से रीड करेगा। फिर जब ये प्रोसेसर उस पूरे इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट कर लेगा तो फिर ये क्या करेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब उस रिजल्ट को हो सकता है ये मेमोरी में रखे तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा रिजल्ट आया, रिजल्ट को फिर मेमोरी में रखेगा और साथ साथ आउटपुट यूनिट की हेल्प से जो यूजर है उसको उसका रिजल्ट साथ साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आउटपुट यूनिट है कौन कौन सी आपने जब कंप्यूटर्स देखे हैं तो कौन कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनकी हेल्प से यूजर को आउटपुट मिलता है, बताइए। पहली डिवाइस मॉनिटर, मॉनिटर स्क्रीन। जैसे आप अगर डेस्कटॉप सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपका जो मॉनिटर है उस पे आपको आउटपुट दिखेगा, डिस्प्ले दिखेगा जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। कोई भी काम आप करते हैं तो आपको डिस्प्ले जो दिखेगा वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखेगा, दैट इज आउटपुट। तो मॉनिटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। अनदर आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर, है ना। जैसे अभी मैंने कहा कि मेरे पास कंप्यूटर में मान लो एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जो मैंने टाइप किया। अब उस वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर मैं खोल के देखूं और मुझे क्या करना है उस, अब जो कंप्यूटर पे मुझे दिखाई दे रही है किसी भी डॉक्यूमेंट की जो कंप्यूटर पे मुझे कॉपी दिखाई दे रही है उस कॉपी को, जैसे मैंने अभी आपसे पहले बताया था, उस कॉपी को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब हम प्रिंटर की हेल्प से, प्रिंटर आप सब लोग जानते होंगे, प्रिंटर एक मशीन होती है जिसको हम एक डॉक्यूमेंट खोल के प्रिंट कमांड देते हैं तो वो पेपर पे उस जो भी डेटा आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको पेपर पे लिख देता है ना। तो प्रिंटर बेसिकली क्या कर रहा है, जो मशीन की सॉफ्ट कॉपी है जो आपको दिखाई दे रही है डॉक्यूमेंट की, उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके एक पेपर के ऊपर लिख के आपको दे देता है। तो प्रिंटर भी आपको आउटपुट दे रहा है। हर वो डिवाइस जिसकी हेल्प से आप कुछ इंफॉर्मेशन को ले पा रहे हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। और इसके अलावा और आउटपुट डिवाइस कौन सी हो सकती है बताइए, स्पीकर। कंप्यूटर के अंदर जो भी साउंड जनरेट हो रहा है, स्पीकर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से वो साउंड आपको सुनाई देगा।
तो स्पीकर इज अनदर आउटपुट डिवाइस। तो बताइए आउटपुट डिवाइस में या आउटपुट यूनिट में कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं? पहली कौन सी बताई मैंने आपको? मॉनिटर। पहली आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, दूसरी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, और तीसरी आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। तो इन आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए उन रिजल्ट्स को यूजर को दे दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो जब हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये तो मैंने आपको मेन इसके ब्लॉक्स बताए कि टोटल कितने ब्लॉक दिख रहे हैं हमें? 4 ब्लॉक दिख रहे हैं। ब्लॉक नंबर 1 कौन सा? इनपुट यूनिट, है ना। ब्लॉक नंबर 2 कौन सा? सीपीयू। ब्लॉक नंबर 3 कौन सा है बेटा? मेमोरी स्टोरेज या स्टोरेज यूनिट। और फोर्थ नंबर ऑफ ब्लॉक आपका कौन सा है? आउटपुट यूनिट। तो ये 4 ब्लॉक हैं बेसिकली जिनके ऊपर हम काम करते हैं। अब हम डिटेल में ये देखेंगे कि ईच एंड एवरी ब्लॉक, मेनली जो ब्लॉक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये 2 ब्लॉक्स हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट, इनपुट का काम इनपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंटर करवाना है, और आउटपुट का काम जो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स हैं उनको यूजर को देना है ना। इसके बीच में कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको पढ़नी है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है, वो सारी यहां पर आती हैं। ये 2 ब्लॉक्स हैं जिनको हम फर्दर डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे, और एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा। तो अभी फिलहाल ये जो हमने अभी पढ़ा, इसके आगे हम डिजिटल कंप्यूटर के आगे अब हमें क्या करना है? फर्दर हम क्या समझेंगे कि एक एक करके इन डिफरेंट ब्लॉक्स में इनसाइड आउट हम इनको कैसे समझ सकते हैं। तो बेटा ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लेक्चर देखते देखते या लेक्चर देखने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या कुछ कंटेंट आप इसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं, जो भी अगर कोई फीडबैक आपका है तो वी वुड लव टू हियर दैट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, so that we can improve on that particular basis also. Okay? चलिए, तो अब कंप्यूटर, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है आपका, उसके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? 5 बेसिक ऑपरेशन वो करता है, जिसकी बात अभी मैंने आपसे ऑलरेडी की थी कि जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। जब आप डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम में डेफिनेशन बताएंगे ना, तो उस डेफिनेशन के साथ साथ ये 5 लाइन आपको लिखनी है। तो ये 5 लाइन लिख के ब्लॉक डायग्राम बना के तब आपको फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक है बेटा। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, जो मैंने चीजें बोली हैं वो यहाँ नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पढ़ेंगे और इन्हीं के पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके। तो इनपुटिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करा दिया जाता है। तो इनपुटिंग पहला ऑपरेशन हुआ, जिसकी हेल्प से कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। ठीक है। स्टोरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो हम किसी भी इनिशियल प्रोसेसिंग के लिए, शुरुआत में, या फर्दर इंटरमीडिएट के लिए, या बाद में हमें कभी यूज करना पड़े, तो जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हम टेम्परेरीली भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरिंग इज अनदर ऑपरेशन that is always carried out in a computer, that adds to the functionality and the importance of a computer. Okay, then the third one is processing. See, this is the main important operation of a computer. क्योंकि कंप्यूटर हम यूज ही क्यों करते हैं भाई? एक किसी काम को ह्यूमन को करने में अगर बहुत टाइम लगेगा तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ जॉब्स इन अ पर्टिकुलर टाइम इंक्रीज करने के लिए ही तो हम कंप्यूटर मशीन का यूज कर रहे हैं। तो द मेन ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हम करते हैं डेटा के ऊपर, वो सारे के सारे क्या है? ये देखो, जब हम कोई डेटा प्रोवाइड किया, जैसे मैंने कहा कि 3, 4, 5, ये 3 नंबर मैंने प्रोवाइड किए, और अब मैंने पूछा कि भाई ये जरा जोड़ के बता दो कि ये तीनों के तीनों नंबर जो है इनका एडिशन क्या होता है। तो रॉ मटेरियल तो हमने दे दिया, और हमने कंप्यूटर से पूछा क्या कि आप इंफॉर्मेशन इनसे बना दीजिए कि 3, 4, 5 को ऐड करने पर क्या जनरेट होगा, है ना। तो इंफॉर्मेशन इज व्हाट? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा. Data after a particular step of processing is called as information.
है ना। तो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप जो भी काम उसे करने के लिए देंगे, आप उसे इनपुट की फॉर्म में देंगे, वो गिवन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उनको कैरी आउट करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट देगा, दैट रिजल्ट दैट यू पीपल गेट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, राइट। तो अब यहाँ दो टर्म आते हैं, एरिथमेटिक और लॉजिकल। दो तरह के ऑपरेशन, मैंने पहले भी ये बात अपने अभी अभी बोली थी कि ये एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो आपको पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑल दीज ऑपरेशंस आर अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो ये जो ऑपरेशन है, इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम सीपीयू के अंदर एक एएलयू होती है जिसका नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अभी हम देखेंगे उसको। तो एएलयू ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करती है ना। और साथ साथ हमने क्या कहा, लॉजिकल ऑपरेशन। आप लोगों ने जब 12th तक आप लोग पढ़े हैं तो आपने कुछ लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, जो कि कहते हैं कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना, नैंड गेट, ये नॉर गेट, ये जितने भी गेट हैं जो कि लॉजिक्स के ऊपर काम करते हैं, जो ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करते हैं, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है एंड ये कंडीशन भी ट्रू है तो फिर हम कुछ ऐसा कर देंगे, है ना। एंड गेट क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो फिर ये जो फाइनल रिजल्ट है ये ट्रू होगा, है ना। जैसे एग्जांपल लीजिए भाई, आज हम ये कह सकते हैं कि आज हमें स्काई में क्लाउड दिख रहे हैं, आज बहुत क्लाउडी लग रहा है, एटमॉस्फेयर जो मौसम है बड़ा क्लाउडी है, प्लस एंड बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इक्वल टू टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो अगर ये दोनों ही चीजें हैं तो 100% आज जो डे का टेम्परेचर रहेगा वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, राइट। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी कैरी आउट करता है, जो लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो काम भी प्रोसेसर ही करता है। तो प्रोसेसिंग में जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी वन ऑफ द मेन मेजर ऑपरेशन है कंप्यूटर का। फिर आउटपुटिंग, ये हमें पता है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया, जो भी हमने प्रोसेस किया, जो रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किए, वो सारे रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में एंड यूजर को दे दिए जाते हैं। एंड यूजर किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर को यूज करता है, ठीक है। अब फिर देखिए कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी आप सीधा सीधा इसको सिंपल लेमन की लैंग्वेज में समझिए। अब जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंट, भाई कंप्यूटर को अगर हम एक यूनिट की तरह माने, किसी एक टीम की तरह माने, जिस टीम में 4-5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, भाई एक टीम, उस पूरी टीम में एक है इनपुट यूनिट, एक है प्रोसेसर, एक है स्टोरेज यूनिट और एक है आउटपुट यूनिट। ये 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। इनमें से जो मेन पर्सन है जो एक्चुअली कंप्यूटर के सारे एग्जीक्यूशन करता है वो कौन है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो प्रोसेसर है ना। तो हमें प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो काम करने की स्पीड होती है, वो इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, जिसे हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं, और आउटपुट यूनिट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो अगर वो इन सबके साथ मिलके काम करने लगे, मतलब इनपुट डायरेक्टली प्रोसेसर से बात कर रहा है ना, तो इनपुट यूनिट को अगर इनपुट लेने में थोड़ा टाइम लग गया तो प्रोसेसर उसका वेट करता रहेगा। अब प्रोसेसर ने बड़ी जल्दी काम अपना खत्म कर लिया और वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, जबकि आउटपुट यूनिट अभी पुराना वाला आउटपुट देने में ही बिजी है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड में मिसमैच है। तो अब हमें क्या करना है भाई? प्रोसेसर तो वो बंदा है टीम में जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है ना, और वो ही उसी का मेन कॉस्ट होता है आपके कंप्यूटर में, प्रोसेसर का। तो आपको क्या करना है कि आप अपने मशीन को, भाई आप किसी मशीन को रखते हैं तो मशीन को जितना एफिशिएंटली आप यूज कर पाएंगे उतना प्रॉपरली आप उसका फायदा उठाया आपने। तो आप कंप्यूटर के अंदर इन चारों यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी डिवाइस है जिसको आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, जिसकी एफिशिएंसी को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो कौन है? प्रोसेसर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी सेटअप में अगर एक बंदा है जिसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है तो फिर उसके साथ एक मैनेजर बिठा दिया जाता है जिसे हम पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। तो उसके सारे ऑपरेशंस को कि भाई तुम बस एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, बाकी कहां से डेटा आएगा, कहां जाएगा, अगर बहुत सारा डेटा एक साथ आ रहा है, बहुत सारी अलग अलग जगह से इंस्ट्रक्शन एक साथ आ रही हैं, तो उनमें से पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये हमें उस प्रोसेसर को डिसाइड करवाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसर को ऑटोमेटिकली एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी, प्रोसेसर को कहीं वेट नहीं करना, प्रोसेसर को किसी से
कोऑर्डिनेट नहीं करना है, प्रोसेसर के बिहाफ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए उसके पास एक मैनेजर है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कौन सी डिवाइस उसे इंस्ट्रक्शन देगी? अगर 3-4 इंस्ट्रक्शंस एक साथ आ रही हैं, अलग-अलग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से प्रोसेसर के पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, तो उनको सीक्वेंशियली अरेंज करने का काम, उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस असाइन करने का काम वो कंट्रोल यूनिट करती है, ताकि जो प्रोसेसर है वो फुल कंसंट्रेशन से अपनी प्रोसेसिंग वाला काम कर सके। तो कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और कंट्रोलिंग का काम कंट्रोल यूनिट करती है, जो कि प्रोसेसर के अंदर ही होती है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एक बंदा है जो बहुत एफिशिएंट है, उसने अपने ही चैम्बर में एक बंदा बिठा रखा है जो सारा लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन कैलकुलेट करेगा, सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, और एक दूसरा बंदा है जो कि उस पर्टिकुलर जितनी भी इंस्ट्रक्शन उसके पास आती है, जो भी काम आता है उस काम को मैनेज करेगा कि भाई अब ये काम है, अब ये दूसरा काम है। ठीक है, उन सब चीजों को एक एक करके कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। तो ये बेसिकली 5 ऑपरेशन है जो कंप्यूटर के मेजर ऑपरेशंस हैं, और इन्हीं 5 ऑपरेशंस को हमें फर्दर समझना है कि इसका क्या मतलब है और ये कैसे काम करते हैं। चलिए अब देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर वही टेक्स्ट में ये देखिए, ये जो जितना भी कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है ये आपके नोट्स के पर्पज से है। इसमें से 90% चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ना, फिर भी एक क्विक इनका रिव्यू ले लेते हैं। चलिए, इनपुट यूनिट क्या होती है? जो मैंने आपको बताया कि आप अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर कोई काम करे तो आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, और इनपुट यूनिट वो यूनिट है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट कंप्यूटर को देंगे। पढ़ लीजिए एक बार। वी नीड टू फर्स्ट एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर एनी कंप्यूटेशन बिगिंस। कुछ काम करने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर को देना होता है। दिस टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय द इनपुट डिवाइसेस। इस काम को करने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी? मैंने पिछली स्लाइड में भी लिख दिया था, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा। अगेन डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, जो कि अब किसी भी पिक्चर को, उसके सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है तो पिक्चर को वो कैलकुलेट कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। ठीक है, अगली कौन सी है बेटा? स्टोरेज यूनिट। पता है हमें कौन सी स्टोरेज यूनिट है कि अगर कंप्यूटर को टेम्परेरीली या परमानेंटली किसी डेटा को स्टोर करना है तो स्टोरेज यूनिट ये 2 तरह की मेमोरी स्टोरेज हमें प्रोवाइड करती है। अब हम एक एक यूनिट के अंदर पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ले ली? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या है? जो कि एक कंप्यूटर के अंदर कितनी तरह की मेमोरी होती है उसके बारे में हम सारी बात एक एक करके करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले इस पर्टिकुलर डायग्राम पे थोड़ी सी और बात करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, जैसे ये अरिथमेटिक यूनिट है, अरिथमेटिक और लॉजिकल, हम किसी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या कर रही है? जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर, देखो ये प्रोसेसर है ना, इस प्रोसेसर के अंदर 2 यूनिट हैं। कौन कौन सी? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो मेन जो कैलकुलेशंस करती है वो कौन सी यूनिट है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एएलयू, है ना। और इसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट है, जो मैंने आपको कहा कि ये प्रोसेसर की मैनेजर है। इस कंप्यूटेशन के अलावा जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर में चल रहे हैं उन सब ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। भाई कौन सी डिवाइस से, कौन सी यूनिट से कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले प्रोसेस की जाएगी, सीपीयू अगली कौन से काम को कैरी आउट करेगा, ये कौन डिसाइड करवाएगा? कंट्रोल यूनिट करवाएगा। ठीक है, तो अभी हमने डिटेल में पहले इनपुट यूनिट डिस्कस की। अब हम ये आप, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेसिंग यूनिट, और अब हम ये जो स्टोरेज यूनिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो स्टोरेज यूनिट क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी हम स्टोर करते हैं या कैलकुलेट होते हैं वो सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन हम स्टोरेज यूनिट के अंदर रखते हैं। अब स्टोरेज 2 तरह की होती है, एक तो होती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। एक एक करके ध्यान से इसको समझेंगे। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है? देखिए समझिए, वो स्टोरेज जिसके बिना, प्राइमरी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अगर मैं प्राइमरी की बात कहूं तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? वो स्टोरेज, वो मेमोरी जिसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, उस स्टोरेज को हम प्राइमरी स्टोरेज कहेंगे। सेकेंडरी कौन सी है? जिसके बिना काम चल जाएगा। अगर हम फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एडिशनल डेटा को स्टोर कर पाए, तो हम सेकेंडरी स्टोरेज लगा लें।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं करेंगे तो हम कंप्यूटर पे बेसिक काम नहीं कर सकते। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब आप लोग समझते हैं, मैंडेटरी का मतलब जिसके बिना हम कोई काम कंप्यूटर पे नहीं कर पाएंगे, हम कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर पाएंगे, उस पे काम ही नहीं कर पाएंगे, वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है। अभी एक एक करके इनका डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो दो तरह की मेमोरी हुई कंप्यूटर में, स्टोरेज में, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? और सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब एडिशनल मेमोरी। ऑक्सिलरी का मतलब है एडिशनल मेमोरी। मैंडेटरी मेमोरी नहीं है, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उस मेमोरी को अपने कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पाए। ठीक है बेटा? तो चलिए अब देखिए प्राइमरी मेमोरी बेसिकली क्या करती है। तो जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर को आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी, तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है? प्रोसेसर कर रहा है ना? तो प्रोसेसर को मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। अभी हमने पहले भी कहा था कि प्रोसेसर को हमेशा एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए आप यहां से समझिए पहले। देखिए, सपोज ये मेरा सीपीयू है, ठीक है? क्या है ये? सीपीयू। अब सीपीयू में अभी मैंने क्या कहा था कि दो यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? एएलयू और सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। अब ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर अगर मैं कहूं कि प्रोसेसर के साथ कांटेक्ट में कौन है, देखिए प्रोसेसर के साथ कांटेक्ट में सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी का सबसे सिंपलेस्ट बेसिक एग्जांपल है रैम, ठीक है? अब ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में देखो एक और मेमोरी है, जिसको यहां पर बेसिकली जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इनके साथ साथ कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स भी होते हैं, देखिए, जिन्हें हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। क्या कहते हैं? सीपीयू रजिस्टर। चलिए इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आप इस डायग्राम को अगर यूटिलाइज करना चाहें तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। देखिए, चलिए एक एक करके पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसके बाद इनको डिटेल में समझेंगे क्या मतलब है। देखिए बेटा, क्या कहा मैंने कि ये तो हुई आपकी कंट्रोल यूनिट, ये हुई आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये पूरा आपका है सीपीयू, है ना? और सीपीयू के अंदर ये ट्रांसफर है, डेटा ट्रांसफर, और ये आपकी है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में प्रिडोमिनेंटली हम इसको रैम कह रहे हैं। तो अब प्रोसेसर को कोई भी काम करना है तो उसे अपना काम करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ना? और उस मेमोरी में फिलहाल हम जितनी बातें कर रहे हैं उसमें एक और मेमोरी ऐड होती है जो प्रोसेसर के अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। दीज आर सीपीयू रजिस्टर्स। दीज आर सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स क्या कि अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स इसमें होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। एक रजिस्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, एक रजिस्टर आपने अगर कोई प्रोग्राम लिखा तो कौन सी इंस्ट्रक्शन एक एक करके अपडेट हो जाएगी उसको स्टोर करता है। ये चीज आप लोगों को भी एकदम से एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगी, ये डिटेल में जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी। फिलहाल आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोसेसर के अंदर इन दो यूनिट्स के साथ साथ एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर। एक सेट ऑफ रजिस्टर्स रखते हैं, तो ये प्रोसेसर की स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है। व्हाट आर दीज सीपीयू रजिस्टर्स? क्या होते हैं ये सीपीयू रजिस्टर्स? स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी present inside the
सीपीयू। सीपीयू के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी जो कि पहले से एग्जिस्टिंग है, उसको हम सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि भाई इस मेमोरी की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेमोरी आ कहां से गई, कैसे आ गई। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं प्रोसेसर हूं, ठीक है, आप मुझे एज प्रोसेसर मानिए, मैं प्रोसेसर हूं। मैंने क्या करना है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे बोर्ड का एक्सेस चाहिए। बोर्ड के एक्सेस के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बार बार चाहिए, जैसे ये पेन है ना, पेन मैं बार बार बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो इस पेन को क्या मैं बार बार अपने टेबल पर रखूं, मेरे सामने एक टेबल रखा हुआ है, क्या इस पेन को मैं बार बार टेबल पर रखूं, फिर आपको यहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट करूं और फिर से जाके इस पेन को उठाऊं और फिर दोबारा यहाँ पे जाके करूं, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं प्रोसेसर हूं तो ये बार बार जो ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा, ये जो स्टेप मुझे करना पड़ेगा, इसमें मेरा टाइम जाएगा। अगर मेरे हाथ में पेन होगा तो मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करूंगी तो उस पेन को बोर्ड पर यूज कर सकती हूँ, है ना। तो मैं अगर प्रोसेसर हूं तो ये क्या है, सीपीयू रजिस्टर, जो कि लोकल मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी मतलब भाई मैं अपने हाथ में क्या क्या पकड़ पाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा एक पेपर कैरी कर सकती हूँ, एक पेन कैरी कर सकती हूँ, ठीक बात है। तो प्रोसेसर के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी जिसको यूज करके प्रोसेसर काम करता है, उसके बिल्कुल विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब बिल्कुल क्लोज होती है, कि थोड़ा सा अगर कुछ स्टोर करना है तो वहां स्टोर कर ले, ताकि बार बार रैम में जाने की जरूरत ना पड़े। रैम क्या है, वो एक प्राइमरी मेमोरी है। अभी रैम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इस एरिया में डिस्कस कर रहे हैं। तो रैम क्या है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि प्रोसेसर, अगर अब रैम क्या है, मेरे सामने ये टेबल रखा हुआ है, ये रैम है। अगर मुझे ये पेन रखना है तो ये पेन देखो मैंने इस टेबल पे रख दिया, ठीक है, नाउ दिस इज रैम। तो अगर कोई चीजें ऐसी हैं कि मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी कुछ एक्सेस करना है, तो उस चीज को मैं हाथ में नहीं पकड़ पाऊंगी, तो मैंने वो कहां रख दी, रैम में रख दी, ठीक बात है। तो अब बेटा क्या हुआ कि ये हुए सीपीयू रजिस्टर और ये हुई रैम। रैम है आपकी प्राइमरी मेमोरी। तो सीपीयू जब भी कोई काम करता है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर मैं 3 नंबर्स को ऐड करूं, 2 + 3 + 5, प्रोसेसर को कहूं कि आप इन 3 नंबर को ऐड करके मुझे रिजल्ट्स बताइए, तो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले 2 को स्टोर करेगा, फिर 3 को स्टोर करेगा, है ना, और फिर इन दोनों का रिजल्ट कंप्यूट करेगा, क्या आएगा, 5। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया ये कहां स्टोर करेगा, दो तरीके हैं भाई, या तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट ये रैम में स्टोर करे, है ना, और फिर दोबारा रैम से लेके आए, फिर इसको 5 को ऐड करके 10 कंप्यूट करे, या फिर प्रोसेसर क्या कहता है कि भाई मेरे पास एक लोकल मेमोरी भी तो है, रजिस्टर, मैं जो रिजल्ट आया उसको मैं यहीं स्टोर कर लूं, यहीं से उठा लूंगा। तो कौन से ऑपरेशन में कम टाइम लगेगा, अगर उसने इंटरमीडिएट रिजल्ट को रजिस्टर में स्टोर किया है तो उसको एक्सेस करने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो यहीं से उस इंफॉर्मेशन को उठाएगा और प्रोसेस कर देगा, ठीक बात है। तो इसलिए सीपीयू रजिस्टर की फंक्शनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेसर की ये लोकल मेमोरी है। अगर कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को स्टोर करनी है तो वो सीपीयू रजिस्टर में ही स्टोर करा लेता है। क्यों, क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पीड है बाकी डिवाइसेस की वो सीपीयू के कंपैरिजन में कम है, तो आप यहाँ डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो सीपीयू की स्पीड के कंपैरिजन में रैम की जो स्पीड होती है वो कम होती है। ये एक कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ से यहाँ तक लाने में लगेगा, जबकि अगर रजिस्टर के अंदर वो इंफॉर्मेशन रखी है तो डायरेक्टली ये इसको यहाँ से एक्सेस कर लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे लोअर लेवल पर मेमोरी है वो है सीपीयू रजिस्टर, जो प्रोसेसर के बिल्कुल साथ है ना। अब यहां पर हमने समझ लिया कि ये जो बॉक्स है हमारा, ये है सीपीयू, ये है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कैरी आउट करती है, और ये वो कंट्रोल यूनिट है जो सीपीयू के मैनेजर की तरह काम करती है। आपके कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबकी सीक्वेंसिंग करना, उन सबको कंट्रोल करना, आपस में कम्युनिकेट कराना डिफरेंट यूनिट्स को, ये कंट्रोल सिग्नल्स निकालती है। दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक डेटा के सिग्नल होते हैं, एड्रेस के सिग्नल होते हैं, और कंट्रोल के सिग्नल होते हैं। 3 तरह के सिग्नल्स हैं। कंट्रोल सिग्नल क्या करते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। कंट्रोल इंफॉर्मेशन जैसे रीड, राइट, स्टॉप, ये कंट्रोल सिग्नल होते हैं कि हमें करना क्या है, कंट्रोल बताते हैं, है ना। डेटा क्या होता है, जो डेटा कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सिग्नल जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और एड्रेस सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो एड्रेस लेके जाते हैं। एड्रेस का मतलब हुआ कि मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अलग अलग एड्रेस होते हैं। तो आप अगर किसी डेटा को लिखना चाहते हैं तो किस एड्रेस पे लिखना है, वो जो एड्रेस होता है
वो बेसिकली हेक्साडेसिमल, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल में वो एड्रेस पहले से उन बसेस के अंदर, जिनकी बसेस वो होती हैं, जिन वायर, आप लोगों ने कभी देखा हो कि जब आप कैबिनेट को खोलते हैं, इतना बड़ा जो बॉक्स होता है डेस्कटॉप सिस्टम में, उसके अंदर एक इतनी बड़ी बेल्ट होती है। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में एक बसेस वो कंपोनेंट है या वो केबल्स हैं जिसकी हेल्प से डेटा, कंट्रोल सिग्नल या एड्रेस सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर ये जो डेटा, कंट्रोल और एड्रेस की लाइंस होती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो उन बसेस के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। पूरे कंप्यूटर के सारे बेसिक ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम, कंप्यूटर के मेन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। तो ये तो हुई हमारी प्रोसेसर की बात। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जब प्रोसेसर कोई काम करेगा, तो प्रोसेसर को काम करने के लिए हो सकता है कुछ मेमोरी चाहिए, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए। ये जो रजिस्टर्स हैं, ये बहुत रिलायबल मेमोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर जो होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड साइज के रजिस्टर्स आपको दे दिए, कुछ कुछ बाइट्स के रजिस्टर्स होते हैं, है ना? तो कम होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक मोमेंट पर प्रोसेसर को कुछ डेटा रखना हो और रजिस्टर में स्पेस ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उस केस में भी प्रोसेसर को क्या चाहिए? प्रोसेसर को एक मेमोरी चाहिए। तो प्रोसेसर के डायरेक्ट एक्सेस में कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम प्रीडोमिनेटली फिलहाल के लिए जो हमने, वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी दैट वी आर यूजिंग फॉर द एग्जांपल इज रैम। कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं? रैम की बात कर रहे हैं। तो रैम जो होती है वो प्रोसेसर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो जो भी प्रोग्राम, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, वो जो प्रोग्राम होगा, वो सारी की सारी चीजें कौन सी मेमोरी में रहेंगी? रैम में रहेंगी। मतलब एक टाइम पर आपने अपने सिस्टम को ऑन किया और आपने उस पर मल्टीपल चीजें चला ली। सपोज जैसे सिस्टम ऑन हुआ, आपने अपना एक वीडियो प्लेयर चलाया, आपने अपना जीमेल खोल लिया, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट चलाया, है ना, साथ में कोई वीडियो गेम खोल लिया। तो जितनी भी चीजें आपने, जितने भी प्रोग्राम्स आपने अपने सिस्टम में ओपन किए हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम सबसे पहले आके कहाँ बैठ जाएंगे? रैम में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। और प्रोसेसर कहां से लेगा? प्रोसेसर को कहां से मिलेगी वो सारी इंफॉर्मेशन? रैम से मिलेगी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आप क्या समझेंगे कि बस आपको फिलहाल के लिए इतना समझना है कि जब भी प्रोसेसर कोई काम करता है, एट प्रेजेंट जब आपका सिस्टम ऑन है, उस टाइम पर प्रोसेसर जो जो काम कर रहा है, जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो सारा उनके रिगार्डिंग डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, कोड, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन रैम। ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी चीज हम रैम में स्टोर करते हैं ना, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती, वो टेम्परेरीली स्टोर होती है। क्यों भाई? ऐसा क्यों भाई? अभी मैंने क्या कहा कि अभी सीपीयू 4 प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है ना? एक कभी एक करता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। 4 प्रोग्राम्स इस टाइम प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं। तो उन 4 प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग जितना भी कोड, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज है, वो सारी रैम में है। अब मान लीजिए आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, तो आप अपने कंप्यूटर को 20 इयर्स तक यूज करेंगे, तो क्या 20 इयर्स तक जितना भी आपने प्रोग्राम चलाए, जितना भी डेटा चलाया, वो सारा का सारा इस मेमोरी में रहेगा? तो क्या फायदा हुआ? क्यों? क्योंकि ये मेमोरी तो इसकी तो बढ़ जाएगी, स्पेस बहुत ज्यादा, रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी। आपको ये रैम इतनी बड़ी चाहिए क्योंकि जो भी काम आप प्रोसेसर में कर रहे हैं इसमें स्टोर हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये जो रैम है ना, एक तो पहली बात कि ये जो रैम है ये कॉस्टली आती है, जो इसका हार्डवेयर है वो कॉस्टली है कंपैरेटिवली। ठीक है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही हम क्या चाहते हैं कि भाई हमने अभी आज जब तक सिस्टम ऑन है मैंने कुछ चीजें की, और जैसे ही फिर मैं बंद करूं सिस्टम को, वो सारी की सारा डेटा मेरा डिलीट हो जाए, क्योंकि मुझे दोबारा चाहिए ही नहीं, है ना? तो इसलिए रैम की फंक्शनलिटी या रैम की प्रॉपर्टी क्या है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा, तब तक जो डेटा रैम में है, जितने भी प्रोग्राम्स रैम में हैं, वो रैम में रहेंगे। और जैसे ही आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं, आज जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया, रैम ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है, रैम का सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। जब आप अपना कंप्यूटर दोबारा ऑन करेंगे तो आपको रैम बिल्कुल खाली मिलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी बार नया कंप्यूटर ऑन होगा, आपका दोबारा कंप्यूटर ऑन करोगे आप, आपका प्रोसेसर उतनी बार रिफ्रेश होगा, और जो भी उसे काम करना होगा उसे उसके लिए उसको फ्री मेमोरी
मिलेगी। तो ऐसी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अगर आपके सिस्टम में रैम नहीं है तो आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी मेमोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ द रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ द रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो अब अभी तक क्या समझ में आया कि प्रोसेसर के पास एक लोकल मेमोरी होती है जिसे सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। छोटी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेसर डायरेक्टली अपने सीपीयू रजिस्टर्स को यूज कर लेता है। लेकिन साथ साथ प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एक प्राइमरी मेमोरी रहती है जिसे हम कहते हैं रैम। जो भी प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टाइम पे काम कर रहा होता है, वो सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, सारा कोड, प्रोग्राम, वो सारी चीजें रैम में होती हैं। लेकिन ये जो रैम है ये टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा, रैम ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि इसका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब ये अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसको हम मेन मेमोरी बेसिकली कहते हैं। और कंप्यूटर जो है, जो भी काम कर रहा है बेसिकली, वो सारी की सारी चीजें प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। जो भी मैंने कहा कि प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे ही सिस्टम को स्विच ऑफ करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी मेमोरी में वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी, इससे हमें यह समझ में आया बेटा कि प्राइमरी मेमोरी में हम परमानेंटली किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए जो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, बस जिस टाइम पे हम काम कर रहे हैं उस टाइम पे वो डेटा हमें मिल जाए, और उसके बाद जब हम दोबारा अपना सिस्टम ऑन करें तब हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम प्राइमरी मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अब क्या सिर्फ प्राइमरी मेमोरी ही हमारे लिए सफिशिएंट है? नहीं। अगर हम ये चाहते हैं, भाई कंप्यूटर का पर्पस क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी का पर्पस क्या है? मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने कोई काम पहले से करके रखा है, तो कंप्यूटर में ऐसी कौन सी स्टोरेज है जिसमें मैं वो काम करके, वो डॉक्यूमेंट बना के, एक प्रोग्राम बना के, या कोई फाइल, किसी भी चीज को अगर मुझे परमानेंटली स्टोर करना है। अब परमानेंटली स्टोर करने का क्या मतलब है कि चाहे मैं कितनी भी बार कंप्यूटर को ऑन कर लूं, ऑफ कर लूं, वो डेटा उस मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक मैं उसको एक्सप्लिसिटली डिलीट ना कर दूं। एक्सप्लिसिटली मतलब मुझे कोई स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा उसे डिलीट करने के लिए। ऑटोमेटिकली वो डिलीट नहीं होगा। जब तक चाहे वो कंप्यूटर की मेमोरी में रह सकता है। तो उस पर्पस के लिए जो मेमोरी हम यूज करते हैं उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। जैसे यूजुअली आप हमेशा ही यूज करते हैं, मोबाइल फोन में आप एक डेटा कार्ड अलग से लगाते हैं, है ना। एक तो फोन मेमोरी पहले से आती है, और अलग से आप अगर कोई मेमोरी चिप लगा ले तो उसे आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, जो पेन ड्राइव होती है, जो हम अलग से लगा लेते हैं, है ना, डीवीडीज होती हैं, सीडीज होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। इन पर जो डेटा है, जब तक हम उसे डिलीट ना कर दें तब तक वो डेटा परमानेंटली इन पे स्टोर रहता है। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी हुई? जो प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है। लेकिन जैसे मैंने अगर रैम का एग्जांपल लिया, तो रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक रैम के कंटेंट्स उसमें रहेंगे। जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होगा, रैम ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। और अगर आप किसी चीज को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डिस्क बनी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है उसके अलग अलग पार्टीशंस होते हैं ना, ड्राइव डी, ड्राइव सी, ड्राइव ई। तो आप किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव पे जाके किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, तो वो बेसिकली कहाँ स्टोर्ड है? हार्ड डिस्क पर स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है। तो कोई भी फाइल, कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है तो आप उसे हार्ड डिस्क पर परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये जो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाई ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी। अब देखिए बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी चीजें मैंने पहले से आपको डिस्कस कर ली, आप एक बार इसको रीड कर लें। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो अभी हमने कहा कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सीपीयू के अंदर क्या है? कंट्रोल यूनिट। वो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे बेसिक ऑपरेशंस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, दो यूनिट्स होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है? जिसे हम कहते हैं एएलयू। ये वही है एएलयू जिसके बारे में हमने बात की। ये कंट्रोल यूनिट क्या है? वही जिसके बारे में अभी मैंने कहा, कंट्रोल यूनिट सीयू, है ना। तो एएलयू क्या है? इंस्ट्रक्शंस का जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है, मतलब सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो इंस्ट्रक्शंस के होते हैं वो सारे के सारे कौन करता है? एएलयू करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट जो जनरेट हुए टेम्परेली, जो भी ये जनरेट करता है वो प्राइमरी स्टोरेज में लिख देता है और वहीं से यूज कर लेता है। मतलब प्राइमरी स्टोरेज के साथ कम्युनिकेट करने का मेन काम एएलयू का होता है। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग। मतलब एक्चुअली ये एग्जीक्यूशन नहीं करता लेकिन कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूशन के जो ऑपरेशंस हैं, पहले किसका एग्जीक्यूशन होगा, बाद में किसका होगा, किस ऑर्डर में होगा, कौन से सिग्नल जाएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। ठीक है, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे मेमोरी में से अगला कौन सा डेटा आएगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ेंगे जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है ना। प्रोसेसर कौन से डेटा को मेमोरी में लिखना चाहता है, कहाँ लिखना चाहता है, ये सब इस सब के करस्पॉन्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है, जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, वो सब मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मेन काम कौन कर रहा है? एएलयू। प्रोसेसर के अंदर एएलयू है जो मेन वर्कर मॉड्यूल है। वर्कर मॉड्यूल मतलब सारी प्रोसेसिंग एएलयू के अंदर हो रही है, और साथ में एक मैनेजर है जिसे हम कह रहे हैं कंट्रोल यूनिट। वो प्रोसेसर को भी मैनेज कर रहा है, और प्रोसेसर बाकी कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब डिवाइसेस से कैसे कनेक्ट करेगा, उस चीज को भी मैनेज कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम पर्टिकुलरली कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, मेमोरी क्या है? स्टोरेज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जैसा कि हमें पता चला अभी। अब ये जो मेमोरी है ये डेटा को या तो टेम्परेरीली या फिर परमानेंट बेसिस पर किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं। चलिए देखिए, एक एक करके समझते हैं। जो हमारी मेमोरी सब सिस्टम है, देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की कंप्यूटर में मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को देखो, ये ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी, दोनों इसी के नाम है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी, बोथ। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी, है ना, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। एक ही बात, इंटरनल मेमोरी सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, चलिए अब देखिए, अब बाकी कितनी तरह की मेमोरीज होती हैं। अब अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को हम फर्दर कितने टाइप की मेमोरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले टाइप की मेमोरी है आपकी रैम, जिसके बारे में थोड़ी सी अभी बात हमने की और डिटेल में अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी है रोम। फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी हुई रैम, सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी हुई आपकी रोम, और थर्ड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज कैश मेमोरी। ठीक, जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। अभी हम इसके बारे में देखेंगे ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो भी समझेंगे। जो आपकी रैम है ये दो तरह की होती है। ठीक है, पहली होती है एस रैम और दूसरी होती है आपकी डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, अभी बात करेंगे। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम
एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। तो दो तरह की रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है और एक डायनेमिक रैम होती है, ठीक है। ऐसे ही रोम जो है, होते तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपके लिए बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला टाइप है पी रोम, दूसरा है ई पी रोम और तीसरा है ई ई पी रोम। एक एक करके हम इन सारी मेमोरीज का डिटेल अभी लेंगे, ठीक है बेटा। तो रैम कितने टाइप का हुआ, एस रैम डी रैम 2 टाइप का। ऐसे ही रोम कितने टाइप का हुआ, पी रोम ईपी रोम और ईईपी रोम 3 टाइप का रोम हुआ। ऐसे ही एक तीसरी टाइप की मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसमें भी बहुत सारी होती हैं, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेकिन इतना आपको अभी बहुत ज्यादा समझना नहीं है। चाहे तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ इस चीज को, क्या L1 कैश या L2 कैश, बस आप नाम भी लिख देंगे एग्जाम में तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, मल्टीपल लेवल्स पर कैश मेमोरी हम लगा सकते हैं। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहली चीज आती है हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क होती है। और क्या होता है, सीडी, डीवीडी, है ना, पेन ड्राइव्स, ये सारी की सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसके बिना आप काम कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो है जो मैंडेटरी है आपके सिस्टम में, फाइन। तो अच्छा बेटा, मैं फिर दोबारा ये बात कहूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक मुझे जरूर दें, ताकि अगर कोई चीज आप इंक्लूड कराना चाहते हैं या फर्दर हमें पता चले कि हमें क्या क्या चीजें और ऐड करनी है, ठीक है। हमें फीडबैक, हमारे लिए फीडबैक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी जैसे मैंने भी कहा कि ये मेन मेमोरी भी होती है और इसमें, इसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करता, ये सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने अभी तक जो भी देखा, अब हम उसको डिटेल में फर्दर, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है बेटा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, रैम क्या है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमने पढ़ा एग्जैक्टली वही चीजें लिखी हैं, है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जो कंटेंट रैम में है उस कंटेंट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। भाई अभी हमने क्या कहा कि प्रोसेसर एक मोमेंट पर जो काम कर रहा है वो सारी की सारी डिटेल, वो सारा डेटा, इंस्ट्रक्शन, जितना भी कोड है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी रैम में है। तो प्रोसेसर अगर कोई काम कर रहा है और कोई मॉडिफिकेशंस करेगा तो वो मॉडिफिकेशंस कहाँ होंगे, रैम में होंगे, है ना। तो रैम में हम रीड भी कर सकते हैं, प्रोसेसर रैम से रीड भी करता रहेगा, मतलब डेटा को लाता रहेगा और रैम में डेटा को लिखता भी रहेगा, है ना। तो रैम में रीडिंग और राइटिंग दोनों तरह के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीड राइट मेमोरी, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली ऑन रैम, ओके। अब ये पता है जनरली इसको मेन मेमोरी कहते हैं, हालांकि मेन मेमोरी में एक और चीज आती है प्राइमरी मेमोरी में, जिसे हम रोम भी कहते हैं। रोम भी हमें अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यूजुअली इन लेमन में अगर डायरेक्टली कोई अब मेन मेमोरी की बात करे तो रैम की ही बात होती है, ठीक है। अब ये एक टेम्परेरी मेमोरी है और वॉलेटाइल मेमोरी है, इसके बारे में हम पढ़ चुके। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हुआ, इमीडिएटली स्विच ऑफ होते ही रैम जो है वो इरेज हो जाती है। चलिए, रैम 2 टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। 2 टाइप की रैम है। जैसे मैंने जब फिगर आपको बनाया था अभी पीछे, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें मैंने बताया था कि रैम 2 टाइप की होती है, एक एस रैम और एक डी रैम। तो सबसे पहले हम स्टैटिक रैम की बात करते हैं। इस स्टैटिक रैम का नाम ही हमने एस रैम दिया था। स्टैटिक रैम मींस एस रैम। अब इसी को, अब देखिए फर्क क्या है, क्या चीज है जो स्टैटिक और डायनेमिक रैम को डिफरेंशिएट करती है ना। वो सर्किटरी या वो डिवाइसेस, वो हार्डवेयर डिवाइसेस जिनका यूज करके हम इन रैम्स को बनाते हैं ना, वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि रैम किस तरह से काम करती है। जैसे जब हम स्टैटिक रैम को यूज करते हैं तो हम स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। भाई अभी हमें पता है कि मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जब हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसकी डेटा की स्टोर होने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे कहते हैं बिट। स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ स्टोरेज। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट। और एक बिट में क्या होता है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या होती है, बिट। बिट में या तो हम एक 0 स्टोर कर सकते हैं या फिर एक 1 स्टोर कर सकते हैं। अब इस बिट को स्टोर करने के लिए जो रैम की हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने क्या चीज ऐसे यूज की जिसमें हम एक सिंगल बिट को स्टोर करेंगे। ये चीज डिस्टिंग्विश करती है कि हम आपकी जो रैम है वो स्टैटिक रैम है या डायनेमिक रैम है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे आप पढ़ेंगे आगे, आप फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, आप एक जब सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे वहां सर्किटरीज पढ़ेंगे तो वहां पर फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस होती है जो एक इंडिविजुअल सिंगल बिट को स्टोर करने का काम करती है। या फिलहाल के लिए अगर आपको याद ना भी रहे तो आप ये समझिए कि ये जो सिंगल बिट ऑफ डेटा है इसको स्टोर करने के लिए जो SRAM है वो ट्रांजिस्टर्स को यूज करती है। अब ट्रांजिस्टर्स को यूज करने का फायदा क्या है कि जो बिट आपने, जो डेटा आपने स्टोर कर दिया उसके अंदर, वो जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक वो डेटा इंटैक्ट बना रहेगा, है ना। जब अभी हमने क्या कहा कि रैम क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या था कि जब तक सिस्टम ऑन है तब तक रैम का डेटा रैम में रहेगा। जैसे सिस्टम बंद हो जाता है रैम का डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। तो स्टैटिक रैम क्या कहता है कि अगर आपने रैम में कोई डेटा स्टोर किया तो जब तक सिस्टम ऑन है वो डेटा आपकी रैम में बना रहेगा। ठीक है, कब वो बिट जो आप स्टोर करेंगे ना, आपको वो पीरियड, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक वो बिट अपनी प्लेस पर अपनी वैल्यू को कैरी करती रहेगी। अब इसको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक रैम डज नॉट रिक्वायर पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन डेटा। मतलब क्या हुआ, देखिए बेटा सीधा सीधा समझिए, पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट का क्या मतलब है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो डेटा उस पर्टिकुलर बिट में हमने स्टोर, जो उस चिप के अंदर एक ट्रांजिस्टर के अंदर जो बिट की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की वो बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो ऑटोमेटिकली फेड नहीं होती है। अगर वो ऑटोमेटिकली फेड होने लगे, मतलब डिस्चार्ज होने लगे, वो जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होने लगे, तो हमें उसको बार बार रिफ्रेश करके मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि ट्रांजिस्टर में जो डेटा हमने स्टोर किया, जो बिट हमने स्टोर की, वो इंफॉर्मेशन जब तक सिस्टम ऑन रहता है तब तक वो उसमें बनी रहती है, तो हमें बार बार अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से इसका नाम स्टैटिक रैम है। स्टैटिक का मतलब कि बार बार चेंज नहीं होती, एक बार आपने स्टोर कर दी तो जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक ये अपना डेटा जो होगा वो इंटैक्ट रखेगी। अब इसमें ये देखिए जैसे लिखा है, रिटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन। जब तक पावर सप्लाई ऑन रहता है इसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो रैम में बनी रहेगी। अब इनकी कॉस्ट हाई होती है, बिल्कुल साफ पता है भाई, बार बार पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही, और जो जो सर्किटरी आप इसमें यूज करते हैं उसकी कॉस्ट हाई होती है। तो ये जो SRAM होती हैं इनकी कॉस्ट हाई होती है, और जब इन SRAMs को आप यूज करते हैं तो ये पावर ज्यादा कंज्यूम करती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। SRAM की कॉस्ट भी हाई होती है और ये अपने डेटा को मेंटेन करने की वजह से ज्यादा पावर को हमेशा कंज्यूम करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। एक बार आपने रैम में डेटा स्टोर कर दिया तो वो उसमें बना रहेगा, तो मल्टीपल टाइम ऑफ ऑपरेशन, जो टाइम रिफ्रेशमेंट पे जाता है वो टाइम हम यहाँ पर बचा लेते हैं, इसलिए इसकी जो स्पीड होती है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कैश मेमोरीज डिजाइन करते हैं तो कैश मेमोरीज को डिजाइन करते हुए हम स्टैटिक रैम का यूज करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को कैश मेमोरी डिजाइनिंग में हमेशा यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AKTU में ये जो रैम के 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिक रैम, इनके ऊपर जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी याद रखना है। चलिए अब दूसरी देखते हैं, दूसरी वाली कौन सी है आपकी, सेकंड है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का मतलब क्या हुआ कि एक बार रैम में आपने डेटा को स्टोर कर दिया, लेकिन वो डेटा जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है स्टोर नहीं रहेगा, उस डेटा को पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की जरूरत है। क्यों? इसका मतलब जो बिट आपने जिस सर्किट में, जिस डिजिटल डिवाइस में आपने अपनी बिट स्टोर की, वो कुछ ऐसी है कि उसमें से वो जो बिट की कैपेसिटी है, जो पावर है, वो धीरे धीरे फेड होती रहेगी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक सिंगल बिट है ना,
बेटा वो सिंगल बिट हम कैपेसिटर में स्टोर करते हैं, वी यूज कैपेसिटर टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डेटा। इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक रैम में एक बिट को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कैपेसिटर तो टाइम के साथ साथ चार्ज जो होता है उसको लूज करता रहता है ना, तो वो डिस्चार्ज होता रहता है। अब जब कैपेसिटर में आपने बिट को स्टोर किया है और वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में उस बिट की इंफॉर्मेशन को, उसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को रिटेन करने के लिए आपको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आपको मेमोरी को टाइम एंड अगेन रिफ्रेश करना पड़ता है। इसी वजह से इसको डायनेमिक रैम कहते हैं, क्योंकि एक बार जो आपने इसमें डेटा डाल दिया, अगर आप उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो डेटा जो होता है वो फेड आउट हो जाता है। ठीक है, अब तो यही सारी चीजें इसमें यहां पर मेंशन्ड है। और ऑब्वियसली ये जो रैम है ये चीपर होती है और इसमें कंपैरेटिवली स्पीड भी इसकी कम होती है, मॉडरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी काफी जो एफिशिएंसी है वो इसको बार बार रिफ्रेश करने में चली जाती है, और लेकिन ये पावर कम कंज्यूम करती है, पावर कंजम्पशन इसका कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, अब ये जो डायनेमिक रैम है ये लार्जर रैम स्पेस सिस्टम्स बनाने के काम आती है। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली चीप होती है। चीप है तो जहां ज्यादा रैम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और क्योंकि ये पावर भी कम कंज्यूम करती है, तो वहां पर हम डायनेमिक रैम की कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी रैम के टाइप्स। हम स्टैटिक और डायनेमिक रैम, दो तरह की रैम हम पढ़ते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक रैम ट्रांजिस्टर्स यूज करती है सिंगल बिट ऑफ डेटा को यूज करने के लिए, ज्यादा पावर अप्लाई होती है, स्पीड उसकी ज्यादा होती है और कॉस्टली होती है। जबकि जो डायनेमिक रैम है वो कैपेसिटर यूज करती है, तो कैपेसिटर की फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो बिट इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे लूज होने लगती है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, चलिए अब अगले टाइप की प्राइमरी मेमोरी जो है वो है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। भाई सबसे पहले तो ये समझेंगे कि रीड ओनली मेमोरी की हमें जरूरत क्या है। भाई जब हमारे पास सीपीयू रजिस्टर था, रैम थी, तो अब रीड ओनली ऐसी मेमोरी की हमें क्या जरूरत है? रीड ओनली मतलब जिसमें हम राइट ऑपरेशन ना कर सकें। मैं अगर यूजर हूं, मैं कंप्यूटर पर कोई काम कर रही हूं, तो उस मेमोरी में मैं कुछ जाके स्टोर ना कर पाऊं, ऐसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट मुझे क्यों है? पहली बात तो मुझे ये समझनी है। यहां लिखा नहीं है, आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। ठीक है, क्या है बताइए। देखिए देखिए बेटा, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर में पहले से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप इस तरह समझिए कि कंप्यूटर में पहले से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बहुत जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन सबके ड्राइवर पड़े होते हैं, है ना। और हमें पता है कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर बूट करता है। बूट करने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अभी मैंने क्या कहा कि प्रोसेसर जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो सारी चीजें आके रैम में बैठ जाएंगी सबसे पहले, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हैं, अगर आप विंडोज पे काम करते हैं, एंड्रॉइड पे काम करते हैं, है ना, iOS पे काम करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें कंप्यूटर से इंटरैक्ट कराने का काम करता है, राइट। तो जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, हमें वो स्क्रीन खुल के आती है डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप हमारा ओपन हो जाता है और हमें आइकन्स दिखने लगते हैं। उसे हम कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर बूट करता है, कुछ इनिशियल फाइल्स को वो देखता है, उन फाइल्स को उठा के वो रैम में लेके आता है और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करता है पूरे ड्राइव पे, कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भाई एक पीस ऑफ कोड ही तो है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है। तो जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसी यूनिट्स कंप्यूटर के अंदर होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के कहां लेके आती है? रैम में। तो अब रोम की, वहां से रोम की फंक्शनैलिटी आती है। रोम के अंदर एक पोस्ट प्रोग्राम होता है, बूटस्ट्रैप प्रोसेस जिसे कहते हैं, पोस्ट प्रोग्राम। रोम के अंदर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक पोस्ट प्रोग्राम को रन करता है। पोस्ट क्या है? पोस्ट प्रोग्राम क्या है? दिस इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो रोम के अंदर एक बूटस्ट्रैप प्रोसेस होता है जिसे हम बायोस कहते हैं। रोम के अंदर, रोम क्या है? एक मेमोरी है जिसके अंदर क्या होता है? बायोस होता है। रोम बायोस को स्टोर करता है, बायोस। एंड दिस बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके रिगार्डिंग जो ड्राइवर्स हैं, जो उनकी इनिशियलाइजेशन फाइल्स हैं,
वो सारी इस बायोस के अंदर होती है। और ये बायोस कहाँ होता है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, रोम के अंदर होता है। तो जब आपको अपने सिस्टम को लोड करना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो उस केस में सबसे पहले कंट्रोल किसके पास जाता है, रोम के पास। बायोस के अंदर एक पोस्ट प्रोग्राम है जो रन करता है, और ये पोस्ट प्रोग्राम पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करके उसको रैम में लेके आते हैं। फिर जब वो रैम में आता है, रैम से कौन लेता है उसको, प्रोसेसर लेता है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन, सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, और जब वो सारा एग्जीक्यूट होता है फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। और जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तब आपको अपना कंप्यूटर पे एक स्क्रीन दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं कि हमने कंप्यूटर को ऑन कर लिया और हमारा डेस्कटॉप जो है वो अब रेडी है, जिससे हम काम कर सकते हैं। तो बताइए, अगर रोम में ये सारी चीजें ना हो तो हमारा सिस्टम जब हम ऑन करेंगे तो हम उसे ऑन नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये प्राइमरी मेमोरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये इतनी ट्रिवियल, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नेचुरली इसका एक्सेस आप यूजर को नहीं देना चाहेंगे। कोई ऐसा यूजर जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो बैठ के अगर इन फाइल्स में कुछ आगे पीछे कुछ इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन कर दे, कोई नई इंस्ट्रक्शन ऐड कर दे या गलती से कुछ डिलीट कर दे, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम का पूरा बायोस डिस्टर्ब हो जाए, और जब आप अपने सिस्टम को ऑन करें तो कुछ फाइल्स उसमें मिसिंग हो जाए या आपका सिस्टम प्रॉपर्ली ऑन ना हो पाए। इसलिए रोम एक वो सेक्शन ऑफ मेमोरी है जिसे आप चाहते हैं कि जो यूजर है, वो यूजर इस रोम में जो कंटेंट लिखा है उसको मॉडिफाई ना करे। ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को करेक्टली रन करने के लिए जब आपके सिस्टम को बनाया जाता है, जब कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कंप्यूटर को असेंबल करने के टाइम पर रोम के कंटेंट को पहले से लिख के रखता है। तो देखिए, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज द परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। क्यों? क्योंकि रोम में जो कंटेंट है उसको आप डायरेक्टली रोम में जाके डिलीट नहीं कर सकते। रीड ओनली का मतलब है आप सिर्फ कंटेंट को देख सकते हैं, ठीक है, ना उसे मॉडिफाई कर सकते, ना उसे डिलीट कर सकते, ना उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते। चलिए, इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। अगर अब ये परमानेंट मेमोरी है, पावर आप ऑन रखें ऑफ रखें, इसके जो कंटेंट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है। अब ये जो, अब देखिए जो मैंने बताया आपको, कंटेंट ऑफ रोम इज डिसाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एंड परमानेंटली स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पहले से ही डिसाइडेड होता है कि रोम में क्या चीज प्रोग्राम करके दे दी जाती है। इट कैनॉट बी ओवररिडन बाय द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, तो तीन टाइप की रोम्स होती हैं। पहली है पी रोम, दूसरी है ईपी रोम और तीसरी है ईईपी रोम। थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको इसका चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इन तीनों टाइप के एक एक दो दो लाइन इनके बारे में आपको बतानी होगी। तो पहला है पी रोम। पी रोम क्या होता है बेटा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है कि एक बार आपने इस पे कुछ डेटा लिख दिया, उसके बाद उस डेटा को आप मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। राइट डेटा वंस एंड देन रीड इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो लेकिन जो एक बार चिप पे आपने लिख दिया, फिर उसको आप, या प्रोग्राम एक बार कर दिया, तो उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो डिलीट नहीं की जा सकती। एक टाइम पर आपने इसको प्रोग्राम कर दिया, अब जो इंफॉर्मेशन आपने इसमें डाल दी, दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगली टाइप की रोम, अब हम ये क्या कह रहे हैं भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना। रोम है, हमने माना कि जो एंड यूजर है वो उसे उस रोम के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, उसके कंटेंट को कुछ डिलीट ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए। लेकिन अगर एक रोम में आपने कोई चीज लिख दी और फिर बाद में आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को ही इंप्रूव या मॉडिफाई करने के लिए आप रोम के कंटेंट्स को रीयूज करना चाहते हैं, मतलब रोम की स्पेस को रीयूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसको रीप्रोग्राम करें, तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? उसके लिए ये दो टाइप की रोम आती है ना। पहली वाली ईपी रोम क्या कहती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब पहले से जो कंटेंट लिखा है, इरेजेबल का मतलब उस कंटेंट को हम इरेज कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल मतलब एक बार इरेज करने के बाद दोबारा से उस पे कंटेंट हम लिख सकते हैं। तो हम इरेज भी कर सकते हैं और फिर उसे दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं, और एक बार प्रोग्राम करने के बाद वो फिर रीड ओनली मेमोरी बन जाती है, यूजर उसे चेंज नहीं कर सकता उसके कंटेंट को। अब ये जो चीज हम इरेज करते हैं, ये यूज कैसे करते हैं, इरेज कैसे करते हैं? यूवी रेज के थ्रू। आप जानते हैं जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अगर हम डायरेक्टली हाई इंटेंसिटी की यूवी रेज
ईपी रोम के ऊपर डालें तो इसके कंटेंट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यूवी रेज को अगर हम एक्सपोज कर दें ईपी रोम के ऊपर तो उस केस में इसके कंटेंट्स को इरेज किया जा सकता है, उसके बाद आप इसे दोबारा से अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो जो यूवी रेज होती है ना, जैसे वो एक सिग्निफिकेंट, जैसे मान लीजिए ये पूरी रोम की मेमोरी है ना? और आप चाहते हैं कि इतना एरिया डिलीट हो जाए और इसमें आप कोई नई चीज प्रोग्राम कर दें, तो ये हो सकता है कि वो जो यूवी रेज ऊपर से आएंगी ना, वो यूवी रेज मल्टीपल इतना डेटा, यहां तक के डेटा को भी वो डिलीट करके चली जाएं, है ना? मतलब आप उसको बहुत फोकस्ड नहीं रख सकते। हो सकता है जो अमाउंट ऑफ डेटा आपको डिलीट करना है उसके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डेटा भी वो डिलीट करके चला जाए। तो अब उसके लिए दूसरी टाइप की रोम है जिसे हम कहते हैं ईईपी रोम। मतलब और ज्यादा मतलब बारीकी से अगर आपको कुछ डेटा को डिलीट करना है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी आपको इरेज करनी है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल वेव्स का यूज कर सकते हैं। ये क्या है? EE स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप अगर एक सिंगल बाइट को भी डिलीट करना चाहें तो देखिए, सिंगल बाइट ऑफ अ डेटा और द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द डिवाइस कैन बी इरेज्ड। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी कैन आल्सो बी erased using these electrically erasable programmable read only memories। ठीक है, तो ये 3 टाइप की रोम है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है। एग्जाम में आपको रोम के टाइप्स लिखने हैं, तो ये 3 टाइप आप लोग लिख के आएंगे। चलिए अब देखिए, अब ये एक मेमोरी है जिसके बारे में हमें बात करनी है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और ये समझते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें ली, उन चीजों को पहले यहाँ पर कंसाइज एक साथ इकट्ठा करते हैं। देखिए, हमें पता है कि सीपीयू हमारे पास है। सीपीयू कौन है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, सारा काम सीपीयू करेगा। ठीक, अब सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? रैम, है ना? और रैम और सीपीयू आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सीपीयू रैम में कोई डेटा राइट कर सकता है और रैम में एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकता है। और हमें पता है कि रैम जो है वो रीड राइट मेमोरी होती है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस इसको कर लेता है ना? अब रैम के बाद अगर मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात करूं, दिस इज HDD। HDD इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर हार्ड डिस्क सपोज। तो अब इस केस में क्या होगा? सीपीयू रैम से कम्युनिकेट कर रहा है और अगर उस डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो वो डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? हार्ड डिस्क पे। अगर हार्ड डिस्क पे रखी हुई किसी इंफॉर्मेशन को मुझे ओपन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो पहले वो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आएगी? रैम में आएगी। फिर रैम से उसे कौन लेगा? प्रोसेसर। और तब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाएंगी या वो कोई प्रोग्राम या कोई फाइल जो भी आपको ओपन करनी है, प्रोसेस करनी है, रन करनी है, वो तब रन होगी। पहले उसको रैम में आना पड़ेगा, है ना? तो भाई रैम के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अभी हमने क्या कहा कि प्रोसेसर एक टाइम पर, आपका कंप्यूटर जब ऑन है तो आपके सिस्टम में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम रैम में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? प्रोसेसर का। तो टोटल सारे प्रोग्राम रैम में होंगे। अब अगर रैम में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और प्रोसेसर को कोई डेटा रैम से लेना है, तो उन सारे प्रोग्राम्स में से एक एक करके डेटा फेच करना प्रोसेसर के लिए कंपैरेटिवली स्लो हो सकता है ना? बहुत सारे डेटा में से बार बार डेटा फेच करना या रैम की जो मेमोरी होती है उसे एग्जॉस्ट कर देने वाली बात है। जितने ज्यादा प्रोग्राम्स आप रन करेंगे उतने ज्यादा प्रोग्राम उठ के रैम में आएंगे और उतनी ही एफर्ट लगेगी। एक पर्टिकुलर, ऐसा हो सकता है कि प्रोसेसर को कोई प्रोग्राम चाहिए और एक कोई नया प्रोग्राम ओपन हुआ और रैम में जगह ही नहीं है। भाई लिमिटेड स्पेस होती है रैम की, है ना? तो रैम में स्पेस ही नहीं है। तो अब हम एक और आइडिया नया क्या है कि आप प्रोसेसर और रैम के बीच में एक स्मॉल और फास्ट इंटरमीडिएट मेमोरी जो है उसे इंट्रोड्यूस कर दें, जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। ये क्या है भाई? इसका जो साइज है वो रैम के साइज से छोटा है और इसकी जो स्पीड है वो रैम की स्पीड से ज्यादा है। अब हम क्या कहते हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एक टाइम पर सपोज यहां पर रैम में, मैं इस रैम की बात कर रही हूं, ये मेरी रैम है ना? और मैंने रैम में मल्टीपल प्रोग्राम्स खोले हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आपके पास इस टाइम रैम में है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पर सीपीयू सिर्फ इन 3 प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा है। सिर्फ इतना सेक्शन ऑफ रैम सीपीयू यूज कर रहा है, बाकी जितना भी सेक्शन ऑफ रैम है वो एज इट इज पड़ा हुआ है ना? लेकिन रैम पूरी भरी हुई है।
अब सीपीयू को रैम में, अब इन 3 प्रोग्राम्स को तो वो बार बार यूज कर रहा है। अब मान लीजिए कोई एक नया प्रोग्राम सीपीयू को हार्ड डिस्क से रैम में लाना है, कोई नया प्रोग्राम रन होना है, तो रैम में स्पेस ही नहीं है, रैम में स्पेस नहीं है। अब रैम में स्पेस बनानी पड़ेगी। रैम में स्पेस कैसे बनती है कि रैम से कुछ डेटा हार्ड डिस्क में जाएगा, जिसे हम स्वैपिंग कहते हैं। ये जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो रैम से कुछ डेटा उठ के हार्ड डिस्क में चला जाता है और हार्ड डिस्क से कुछ डेटा उठ के रैम में आ जाता है। तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में स्वैपिंग हो जाती है डेटा की, ताकि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें रैम में मिल सके और रैम से प्रोसेसर को मिल जाए। लेकिन फिर वही बात है कि इन दोनों डिवाइसेस की स्पीड तो बहुत कम है, और अगर प्रोसेसर को कोई नया काम चाहिए, कोई नए प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूशन की, तो पहले इन दोनों के बीच में स्विचिंग करनी पड़ेगी, तब वो प्रोग्राम प्रोसेसर को मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो तब तक तो प्रोसेसर वेट करता रहेगा, है ना। तो अब आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि भाई हम इस काम को कैसे और थोड़ा सा एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ इतना ही तो इंस्ट्रक्शन या कोड या डेटा है जो प्रोसेसर यूज कर रहा है। तो जो प्रोसेसर बार बार यूज कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को उठा के एक और मेमोरी लगा लो और उस मेमोरी को प्रोसेसर और रैम के बीच में रखो, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगर ये रैम है, इसमें बहुत सारा डेटा है, तो ये इतना सारा डेटा जो है, ये कैश मेमोरी में थोड़ा सा डेटा जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन है, उसको हम कैश मेमोरी में ले आएंगे, है ना। जो ज्यादा बार बार प्रोसेसर को चाहिए, उस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या कोड को उठा के हम कैश में ले आएंगे, यहां से डायरेक्टली सीपीयू यहीं से एक्सेस कर लेगा, ठीक। और अगर कोई चीज कैश मेमोरी में हमें लगता है कि एक टाइम पर ये 3 इंस्ट्रक्शन है जो बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसके बाद ये वाली 3 इंस्ट्रक्शन है जो फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये उठ के रैम में चली जाएंगी और ये जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रही है ये उठ के कैश में आ जाएंगी। तो इस तरह हम जो कैश मेमोरी की स्पेस है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, सीपीयू के बाद तो अब हमने कितने लेवल पर मेमोरी पढ़ ली। इंपॉर्टेंटली सीपीयू के अंदर भी मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स होते हैं, है ना। सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं जो इसकी लोकल मेमोरी की तरह काम करते हैं। फिर सीपीयू के पास एक कैश मेमोरी होती है जो बहुत क्लोज होती है उसके, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन है वो हम कैश में रख लेते हैं। फिर कैश के बाद रैम होती है, प्रोसेसर जो भी काम कर रहा है वो रैम में भी रहता है। कैश और रैम के बीच में डेटा की स्वैपिंग चलती रहती है ना। तो प्रोसेसर कैश के भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और रैम के भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, लेकिन हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी से अगर कोई डेटा लाना है तो पहले वो रैम में आएगा, उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा तो कैश में जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली प्रोसेसर को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट लेवल्स पर हम मेमोरी अपनी कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये जो अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो मेमोरी हायरार्की है, इस मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एकेटीयू सिलेबस। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, देखिए यहाँ मेंशन भी है। चलिए, अब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या कहता है कि जितने लेवल की हमने मेमोरी पढ़ी, वो मेमोरी को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सीपीयू रजिस्टर, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी सीपीयू रजिस्टर। ये जो ट्राइंगल की शेप है ना, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मेमोरी का देखिए साइज बढ़ता जा रहा है ना। इसी वजह से ये शेप यहाँ पर यूज की गई है। सीपीयू रजिस्टर होते हैं, सबसे क्लोज है। यहाँ पर क्या है आपका सीपीयू, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ कौन बैठा है, सीपीयू। सीपीयू के सबसे क्लोज, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, सीपीयू रजिस्टर, ठीक। फिर उसके बाद आपकी आती है कैश मेमोरी, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पर कौन सी मेमोरी हुई, कैश मेमोरी। क्या है देखिए, दोबारा से लिखते हैं, दिस इज योर सीपीयू रजिस्टर, दिस इज कैश मेमोरी, है ना। दिस इज योर रैम या प्राइमरी मेमोरी आप इसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे मैग्नेटिक डिस्क, all the secondary memories, and then optical disk. ठीक बात है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, अब देखिए, सबसे सीपीयू के सबसे क्लोज कौन सा है, सीपीयू रजिस्टर। फिर सीपीयू रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, कैश के बाद रैम, रैम के बाद मैग्नेटिक डिस्क, एंड देन फिर ऑप्टिकल ड्राइव। अब आप जैसे जैसे
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। अब यहां देखिए साइज, सबसे पहली चीज साइज इंक्रीज हुआ। क्या क्या चीज इंक्रीज हुई? नंबर 1 साइज ऑफ द मेमोरी या मेमोरी साइज विल बी इंक्रीज्ड। और दूसरा क्या इंक्रीज हुआ? एक्सेस। सेकेंड इज एक्सेस टाइम। जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उस मेमोरी को, क्योंकि वो जितनी सीपीयू से दूर होती चली जाएगी उतना ही उस पर्टिकुलर मेमोरी में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रोसेसर से जितना दूर जाएगी उतना ज्यादा उसका एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ, देखिए ये एरो बता रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे मेमोरी का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा और उसका जो एक्सेस टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एक्सेस स्पीड है वो बढ़ेगी, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो जो एक्सेस स्पीड होगी वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज कॉस्ट, कॉस्ट भी जो होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ेगी। मतलब जो मेमोरी सीपीयू रजिस्टर इज कॉस्टलियर एज कंपेयर टू कैश मेमोरी इज कॉस्टली एज कंपेयर टू रैम, देन दिस। तो हम इस तरह से ये मेमोरी हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना है हमें कि डिफरेंट टाइप की मेमोरीज कितने लेवल पर होती हैं। देखिए एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे तक आते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है। कैपेसिटी मतलब मेमोरी का साइज, अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू कैन स्टोर। एक्सेस टाइम बढ़ता है जिसकी हमने बात की। और फिर परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या है? जितना ज्यादा एक्सेस करने में टाइम लगेगा आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो उतनी ही कम होगी। कॉस्ट जो होती है पर बिट वो डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे तक जब आप मेमोरी में आएंगे तो ये जो मेमोरी है इसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू द अपर लेवल्स कम होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम के लिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी इनके बारे में बता चुकी हूँ लेकिन ये नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके को दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये क्वेश्चन एकेटीयू में बहुत बार पूछा जा चुका है। मैंने यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो मल्टीपल टाइम इट हैज बीन रिपीटेड। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, एक एक करके इसको रिवाइज कर लेते हैं। पर्पस क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो है वो डेटा को टेम्परेली स्टोर करती है और क्विक एक्सेस, सीपीयू को जल्दी जल्दी अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है मेमोरी की, किसी डेटा की, तो उस डेटा को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज का काम करती है। तो जो डेटा प्रोग्राम हम परमानेंटली अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एक्सेस स्पीड है वो फास्ट होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी एक्सेस स्पीड कम होती है क्योंकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। सेकेंडरी मेमोरी से पहले रैम में आएगा डेटा, प्राइमरी मेमोरी आएगा, फिर उस प्राइमरी मेमोरी से उसको प्रोसेसर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? रैम, कैश मेमोरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी और यहाँ हार्ड डिस्क और ये सीडीज, यूएसबीज, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज। फिर वॉलेटिलिटी, पता है हमें प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो वॉलेटाइल होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है नॉन वॉलेटाइल होती है क्योंकि ये परमानेंट होती है। ठीक है, साइज, जो प्राइमरी मेमोरी है उसका साइज कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज्यादा होता है क्योंकि यही पर्पज है सेकेंडरी मेमोरी लगाने का कि हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पाए। फिर उसके बाद कॉस्ट जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में हाई होती है और जो सीपीयू है उसको प्राइमरी मेमोरी को वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के कॉन्टैक्ट में होती है। तो ये डिफरेंस एग्जाम में कई बार आया है, इस वजह से इन स्लाइड्स में ये डिफरेंस मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप नोट्स की फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अगला जो डिफरेंस है वो है रैम और रोम के बीच में। जैसे हमें पता है कि रैम में जो हम डेटा यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ होने पर डिलीट हो जाता है, तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है जबकि जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। ये पढ़ चुके हैं हम भाई। फिर डेटा का जो एक्सेस है, रैम में रीड राइट हम दोनों कर सकते हैं लेकिन रोम में हम सिर्फ डेटा को परमानेंटली स्टोर होता है और उसमें हम डेटा में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। तो वी कैन ओनली परफॉर्म द रीड ऑपरेशन ऑन द डेटा, दैट्स इट। फिर यूसेज में क्या है कि टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है
और अगर सीपीयू कोई काम कर रहा है तो क्विक एक्सेस करने के लिए डेटा जो स्टोर किया जाता है वो सारा हम रैम में स्टोर कर लेते हैं। फिर ये परमानेंट स्टोरेज का काम करती है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर वगैरह जो होते हैं आपके सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको इनके बारे में मैं बताऊंगी बाद में, इनके ऊपर डेडिकेटेड एक लेक्चर होगा जिसमें इसका कंटेंट कवर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी आप ये याद रखिए कि जो डेटा आपको परमानेंटली स्टोर करना होता है सिस्टम में, जितनी बार आपको सिस्टम ओपन करना है, हो सकता है आपको फर्दर उसकी जरूरत पड़े, वो डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में या उसमें रोम में रख देते हैं, ठीक है। अब स्पीड की बात करते हैं। रैम की जो स्पीड होती है वो एज कंपेयर टू रोम हाई होती है, और मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं कि भाई रैम के डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें रैम के सीपीयू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। और हम जो रोम का डेटा है उसको हम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो मैन्युफैक्चरर है वो बाद में उसको चेंज कर सकता है, जैसे मैंने आपको ईपी रोम और ईईपी रोम के बारे में बताया था। तो रैम और रोम में डिफरेंस भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इजी टॉपिक्स हैं, और जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना बेटा, मतलब आप ये मान लीजिए कि 5 यूनिट में से 4.5 यूनिट जो है वो कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग है, तो ये हाफ यूनिट ही है जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप इन्हें एज इट इज प्रिपेयर करके जाएंगे तो ये स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब एसरैम और डीरैम में डिफरेंस है, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि ये एसरैम जो होती है जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक ये इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखती है, जबकि जो डीरैम है वो जब तक सप्लाई ऑन है उसके बाद भी आपको उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करके रखती है पावर ऑन होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर यूज करती है, और जो एसरैम है वो ट्रांजिस्टर यूज करती है। अब एसरैम जो होती है उसकी कॉस्ट हाई होती है, और डायनेमिक रैम की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है। एसरैम ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, डायनेमिक रैम कम पावर कंज्यूम करती है। स्पीड में डिफरेंस है, एसरैम की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, और इसकी मीडियम स्पीड होती है। फिर अब ये वही जो अभी हमने बात की कि ये पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और ये कैश मेमोरी को बनाने के लिए यूज होती है, जबकि ये हाई स्टोरेज रैम सिस्टम बनाने के लिए यूज होती है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ इस तरह से मटेरियल आपको दिया जा रहा है ताकि जब आप इसे पढ़ें तो डायरेक्टली प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आप यहां से पॉइंट्स याद रखें और एग्जाम में इजीली जाके इनको फ्लो बाय फ्लो लिख पाए, ठीक है बेटा। तो ये भी एके ट्यूब में आया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आज के लेक्चर में मैंने डिजिटल कंप्यूटर और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। ये जितने भी जो भी आपको कंटेंट मिला है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके आगे से फर्दर टॉपिक हम अभी कुछ 1-2 लेक्चर तक हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये कंप्लीटली प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।